नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स बढ़ती हुई नजर आई हैं और ये है मेंथा। एक समय था जब यहां पर ये इंडस्ट्री बजिंग थी, भावों में तेजी थी, डिमांड स्ट्रांग थी और एक सिक्लिकल डिमांड हम बनता हुआ देखते ही थे जब यहाँ पर विंटर्स आते थे और जिस तरह के एक्सपोर्ट के यहाँ पर आंकड़े थे। लेकिन सिंथेटिक मेंथा आने के बाद हमने देखा है कि कल्टीवेशन में गिरावट है, लॉसेस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और सिंथेटिक मेंथा का जो इंपोर्ट है वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या है ये इंडस्ट्री, कैसी है और इसका विजन फ्यूचर क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज एक पैनल जुड़ा है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, प्रकाश केमिकल्स के पार्टनर प्रतीश कुमार गुप्ता, माधव एरोमेटिक्स एंड स्पाइसेस के डायरेक्टर बासु अग्रवाल एंड एसके ट्रेडर्स के ओनर शरद असावा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लगातार यहाँ पर एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ये रहा है। अजय जी, क्योंकि आप प्राइसेस बेहतर समझते हैं तो सबसे पहले वहीं पर चर्चा कर लेते हैं। और मुझे याद है कि यहाँ से 7-8 साल पहले की अगर बात करें तो ये काफ़ी बजिंग इंडस्ट्री थी। गंगानगर इसका एक हब है और जहाँ पर हमने लगातार अच्छी कल्टीवेशन नंबर्स, एक्सपोर्ट के नंबर्स और प्राइसेस भी बनते हुए देखे थे। कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री की जो सूरत बदली है पिछले 10 साल में? नमस्कार मनीषा जी। हाँ, डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो मेंथा काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा 2006 में। जब से आया हमने यूपी बेल्ट मार्केट में, मतलब लाइमलाइट में, बाराबंकी ये सब एरियाज में रहा। इनफैक्ट अगर हम 2000 इन लास्ट इतना लंबे भी नहीं बैठे, अगर हम 2017-18 की भी बात करें तो प्राइजेस करीबन 2000 के करीब था और वहां से हमने प्राइजेस के अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के अंदर साफ होते हुए देखा और अब प्राइजेस 940 के करीब रह गया है एमसीएक्स के ऊपर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी कम है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता काफी फैक्टर्स थे, नो डाउट। नेचुरल मेंथा का जो यूज केस था वो काफी ज्यादा था, बट पिछले 5 सालों में हमने प्रोडक्शन भी कंटिन्यू घटते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि जो सिंथेटिक मेंथा, बिकॉज ऑफ हायर वॉलिटिलिटी जो हमने पिछले कुछ सालों में, दशकों में देखा था 2006 से लेकर 2015-16 में, उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्री का जो यूज केस है वो सिंथेटिक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते एमसीएक्स पे भी अगर वॉल्यूम में अभी देख पा रहा हूँ तो वहां पे करीबन 2018 में 4,33,000 लॉट के ट्रेड होते थे और जो अब 38,400 के आसपास रह गए। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ा वॉल्यूम में ड्रॉप है और ऐसा ही कुछ ड्रॉप हमने प्रोडक्शन में भी आते हुए देखा। तो आई थिंक उसी का रिफ्लेक्शन है। प्राइस भी एकदम रेंज बाउंड हो चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सिंथेटिक का जो हम इस बार हम इंपोर्ट के फिगर देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़े हैं। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल कोई रेडिकल चेंज इंडस्ट्री में नहीं आता है, प्राइजेस एकदम ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। 900 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 1000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पे सिंथेटिक के ऊपर कुछ वर्कआउट होता है या डिमांड केस बढ़ता है, क्योंकि विंटर्स में जनरली हम देखते हैं कि एफएमसीजी फार्मा इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है, तो उसी को देखते हुए सीजनलिटी तो पॉजिटिव दिखा रही है, बट उसके लिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन होना चाहिए और फिजिकल मार्केट में भी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ही हम ये बड़ा जंप देख पाएंगे। हो एब्सोल्युटली, एक मार्केट थी और मुझे याद है अजय जी हम इस पे एक साथ काम भी करते थे, लेकिन क्लियरली काफ़ी समय से इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन नहीं है क्योंकि प्राइस वॉलिटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है और जिस तरह से लगातार हमने एरिया कम होता हुआ देखा है वो भी एक चिंता की कंसर्न है। प्रतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे और ऑफकोर्स इस कॉन्वर्सेशन को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले तो बाजार समझ लेते हैं और क्या करने की ज़रूरत है, फिर उसके ऊपर आएंगे। तो एज ऑफ नाउ किस तरह का मार्केट है प्रतीश जी? कितनी कंपनीज, कितने एसएमईज, एमएसएमईज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं? नमस्कार मनीषा जी। वर्तमान में जो 1 लाख टन की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, जो 50,000 टन के वॉल्यूम को हैंडल कर सकती है, इस टाइम वो 30% पे ही रन कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे इसका कल्टीवेशन जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए था वो कम होता चला जा रहा है। और इंडस्ट्री चूंकि डिमांड लो है, सब लोग सिंथेटिक के ऊपर स्विच ओवर करते चले जा रहे हैं, जो इंडियन कंज्यूमर है खास तौर से, और इसलिए इसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। और मैं इनकी फार्मर बेस की बात करूं तो जैसे कि हम मेंथा के बारे में पहले से भी कहते हैं कि जहाँ पे ये क्रॉप जाती है वो कच्चे मकान से पक्के मकान बना देती है। लेकिन वर्तमान में चूंकि इसकी कल्टीवेशन कॉस्ट पहले से ज्यादा बढ़ गई है और इस प्राइस पे किसान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो खेत खाली छोड़ना पसंद कर रहा है, लेकिन मेंथा को कल्टीवेट करने में ज्यादा रुझान नहीं है। तो अच्छी खासी जो प्रोसेसिंग की कंपनी है 30% कैपेसिटी पे है, कल्टीवेशन कॉस्ट में इजाफा है और क्योंकि भाव नहीं बढ़ रहे तो क्लियरली किसान वहां से दूर जा रहा है। अगर जैसे बात हुई यहाँ पर कंज्यूमर्स की, बासु जी ये सवाल आपसे है। एज अ कंज्यूमर तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं मेंथॉल ले रही हूँ कि सिंथेटिक मेंथा खा रही हूँ, तो शायद वो अवेयरनेस भी यहाँ पर बाजार में नहीं है। सबसे पहले तो मनीषा जी आपका और सीएनबीसी आवाज का बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विषय को उठाया। और ये बिल्कुल सच्चाई है आज की तारीख में
कि मेरे घर में जो सुबह मैं टूथपेस्ट कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं मालूम कि उसमें जो मेंथॉल जा रहा है वो नेचुरल जा रहा है या सिंथेटिक जा रहा है। और अभी जो स्टडीज करने की जरूरत है जो बता सकें कि सिंथेटिक में कितना नुकसान है, वो स्टडीज भी ढंग से नहीं हो पाई हैं। तो आज हमें नहीं पता कि हम जो सुबह टूथपेस्ट कर रहे हैं, हम जो बाम लगा रहे हैं, हम जो विक्स वेपोरम यूज कर रहे हैं, हम कोई इनहेलर यूज कर रहे हैं, उसमें माल सिंथेटिक यूज हो रहा है या नेचुरल यूज हो रहा है। नेचुरल जो कि एक छोटे से हर्ब से निकल के आता है और लाखों किसानों का रोजी रोटी का जरिया था, वो धीरे 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 सिंथेटिक कंपनीज विदेश की उस मार्केट को कैप्चर करती चली जा रही हैं। और बहुत सख्त आवश्यकता है इस समय कि कोई ना कोई प्रोत्साहन मिले हम लोगों को, जिससे एक तो हमें ये मालूम पड़ सके कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो नेचुरल है या सिंथेटिक, मतलब उसमें जो मेंथॉल यूज हो रहा है वो नेचुरल यूज हो रहा है या सिंथेटिक हो रहा है। और इसमें अगर सीएनबीसी का हमें साथ मिलेगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि एक तरफ तो ग्राहक की जागरूकता बढ़ेगी और दूसरा कंपनियां भी सोचेंगी। प्राइस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है नेचुरल के और सिंथेटिक में। मुश्किल से मुश्किल अगर हम प्रोडक्ट पे बात करें किसी भी टूथपेस्ट कंपनी के या किसी भी प्रोडक्ट पे, नेग्लिजिबल फर्क है अगर वो सिंथेटिक यूज करते हैं या नेचुरल यूज करते हैं। बट उसके बाद भी जागरूकता ना होने की वजह से आज हम लोग घर में, बाजार में, सब जगह जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, वो सिंथेटिक हो रहे हैं। एक और मैं डेटा आपको देना चाहूंगा। सिंथेटिक जो कि 1000 टन आज से 7-8 साल पहले इंपोर्ट होता था, आज वो 12,000 टन सिंथेटिक इंपोर्ट होने लगा है। तो दुख की बात क्या है कि हमारे देश से जो हमारा नेचुरल मेंथॉल है वो बाहर जा रहा है, और बाहर का जो सिंथेटिक मेंथॉल है वो हमारे पास आ रहा है। और ये बहुत ही चिंता की विषय है। अगर इसमें जल्दी हमने कोई सही एक्शन नहीं लिया तो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वेल एब्सोल्युटली। अब जैसे आपने कहा शरद जी कि जैसे आपने कहा वासु जी कि अगर यहाँ पर प्राइस डिफरेंस भी नहीं है सिंथेटिक और नेचुरल के बीच में, तो फिर कंपनीज को कंसर्न क्या है? व्हाई नॉट टेक नेचुरल? देखिए, बहुत थोड़ा फर्क है प्राइस के अंदर, लेकिन अभी वो जांच हमारे पास मौजूद नहीं है Okay. जिससे कंपनी को ये मालूम पड़ सके कि वो सिंथेटिक यूज कर रहे हैं कि नेचुरल यूज कर रहे हैं। और उस वजह से बहुत सी कंपनी जो नेचुरल यूज करना चाहती भी हैं वो सिंथेटिक यूज कर रही हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि उनके पास जो मटेरियल आ रहा है मेंथॉल क्रिस्टल के रूप में वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। ओके शरद जी, ये सवाल आपसे है। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, कैसे आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं? अगर इंडियंस यहाँ पर मेंथा यूज कर रहे हैं तो कितना सिंथेटिक है, कितना नेचुरल है? मैडम मैं बताऊं क्या? जी शरद जी। हेलो मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैडम वैसे किसान जो है मेहनता की खेती से पलायन कर चुका है, और अगर इस बार तो हुआ भी था मेहनता, और अगली साल तो बिल्कुल ही नहीं होना है। उसका रीजन है डिफरेंस बिटवीन मेहनता एंड मक्का इन वन बीघा। 1 बीघा मैडम जो है मेहनता में जो खर्चे आते हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, और उसके लिए किसान जो है 10 से 15 तक पानी लगाता है, फिर मजदूर लगते हैं उसमें, फिर दवाइयाँ डीएपी वगैरह, फिर उसके बाद नराई उसकी होती है, और वो 1 साल पहले पौध लगाता है, उसके बाद 1 साल बाद उसको मेहनता हाथ में आता है, और उसके बाद उसकी प्राइस आती है, और फिर इसके रेट जो है इंक्रीज भी हो रहे हैं 950, 960, 970। एंड इसमें जो खर्चा आता है टोटल 7,000 के समथिंग पर बीघा आता है, एक समथिंग है मैडम। और मक्के में जो खर्चा आता है उसमें मैडम क्या है, 1 बीघे में एक आदमी लड़ाई करेगा, एक आदमी लगाएगा इसको, एक आदमी मक्का तोड़ेगा, और मैडम उसके लिए जो मक्का 150 या 200 रुपए के आसपास उसकी निकाली जाती है, और इसका जो रेट है वो 2100 रुपए है। तो मैडम किसान से जो भी फीडबैक आ रहा है, अभी आधे घंटे पहले एक फीडबैक किसान देके गया था, मैंने उसने सीधे आके ये बोला था, मैंने उसको रेट बताया था, उसने तुरंत मना कर दिया, मैं करनी नहीं है ये चीज, मैंने ऐसा करनी नहीं है। वो मक्के की तरफ डिफरेंस, मक्के की तरफ जा रहा है उसका ध्यान सर। इसमें जो खर्चे मैडम बहुत आ रहे हैं। जी मैम। जी एब्सोल्युटली शरद जी, जैसे आपने कहा किसानों को जहां पर पैसा मिलेगा वो वहां पर जाएंगे। अगर ये बजिंग मार्केट नहीं है तो ऑब्वियसली हम यहां पर देखेंगे इंडस्ट्री को इससे दूर जाते हुए। आप सभी ने यहां पर ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो यहां पर बताए ही हैं, और किस तरह का बाजार है ये भी हमारे दर्शकों को समझाया है। एक छोटे से ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो आप सबसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या काम किया जा रहा है, अवेयरनेस जागरूक करने के लिए यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम्स हैं, और ऑफकोर्स क्या सजेशंस हैं, और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंथा एज एन इंडस्ट्री की, जो एक समय पर काफी बजिंग हुआ करती थी, लेकिन हमने जाना कि काफी सारे वहां पर चैलेंजेस एज ऑफ नाउ उभरते हुए नजर आए हैं। प्रतीश जी, आपसे ये सवाल है, काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस एज एसोसिएशन, एज मैन्युफैक्चरर्स आपने किए हैं, तो एज ऑफ नाउ क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ आपने मांगा है और क्या क्लैरिटी है? मैम, हमने क्या कहते हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो हमारा HSN कोड हैंडल करती है, और पीयूष गोयल जी का मंत्रालय जो है, जो इस पे MIP लगा, हमने इस पे MIP की मांग करी है और इसका QCO लागू करने की मांग करी है।
क्योंकि एमआईपी हम इसलिए मांग रहे हैं कि एफटीए के तहत मलेशिया में जो बीएसएफ का सबसे बड़ा प्लांट है, अगर हम ड्यूटी बढ़वाते हैं तो वो एफटीए में लागू नहीं होती, इसलिए एमआईपी की मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की हमने मांग करी है, जिससे सिंथेटिक के इंपोर्ट को रोका जा सके। जो इंडस्ट्री करीब 23,000 टन के करीब 8,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा करती थी, आज धीरे धीरे वो 4,000 करोड़ पे आ गई है। और जो हम लीडर हुआ करते थे वर्ल्ड के, हम अब लीडर इंपोर्टर कहीं नहीं हो जाए, इसलिए तो हम एक तो एमआईपी की बात करते हैं, दूसरा हम अपना एचएसएन कोड को एग्रीकल्चर में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, जिससे कि इस पे जीएसटी की दरें कम हो सके। और तीसरा हम ये भी चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जो इस पे क्यूसीओ लागू हो, जिससे कि एमआईपी तो 2 साल के लिए ही मैक्सिमम लग पाती है, तो क्यूसीओ के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो इंटरनेशनल इंपोर्ट जो भी हो रहा है उसमें उसको केमिकल एंड फर्टिलाइजर से लाइसेंस लेके ही क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो ये हमारी इंडस्ट्री की मांग हैं जो हम सरकार से चाहते हैं, और सरकार से हम ये भी चाहते हैं कि 2017 में जैसे ये मनरेगा के तहत इसकी खेती हुआ करती थी, तो अभी इंडस्ट्री को पुश बैक के लिए इसको दोबारा उस स्कीम को चालू करा जाए। तो ऑफ कोर्स ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एमआईपी, ट्रांसफर टू एग्री और क्यूसीआई, और अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो एक सपोर्ट मिलेगा। बासु, आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये तो ऑफ कोर्स आस्क्स हैं सरकार से जिसमें समय भी लगता है, लेकिन क्या है जो आपको लगता है एट प्रायोरिटी करने की ज़रूरत है? अभी सबसे जरूरी तो ये है कि जो मेंथॉल खुले हाथ से चाइना से हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, उस पर इमीडिएट एक रोक लगाने की जरूरत है। इतने खुले हाथ से अगर मटेरियल लगातार आता रहा तो बहुत जल्दी 12,000 टन का नंबर जो भी इंपोर्ट है हमारा, वो 20,000 टन होगा। और बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो सिंथेटिक बनाती हैं, उनको इतना मोटिवेशन है, उनके पास इतना बड़ा मार्केट है सिंथेटिक बना के इंडिया में भेजने का, कि वो कभी भी कितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेती हैं और इंडिया में खुले हाथ से माल आ सकता है। तो मेरी सरकार से सबसे पहले तो अनुरोध ये रहेगा कि जो भी मटेरियल आ रहा है उसकी क्वालिटी को लेके उसके स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट किए जाएं कि कोई भी अच्छा खराब मटेरियल इंडिया में ना आ सके। दूसरा, उस पे जीएसटी की दरों में थोड़ा बढ़ाव चाहिए। तीसरा, इंपोर्ट ड्यूटी अगर सरकार उस पर बढ़ा दे तो जो एफटीए के अंदर है उनमें तो नहीं होगा, लेकिन विशेषकर जो चाइना की कंपनीज खुले हाथ से माल इंडिया में भेज रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे। और अगर एमआईपी की मांग हमारी मान ली जाती है तो वो तो सोने पर सुहागा होगा। बाहर से बहुत माल आ ही नहीं पाएगा, जो हिंदुस्तान के किसानों के लिए और हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो। एब्सोल्युटली। आशा है सरकार आपकी ये सारी बातचीत यहाँ पर सुने और जल्दी यहाँ पर कुछ काम भी किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत, जैसे कि हम नंबर्स देखते हैं, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है यहाँ पर मेंथा का, तो एक अच्छी खासी इंडस्ट्री, नेचुरल इंडस्ट्री, स्पेशली एट अ टाइम जब सरकार यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग की बात कर रही है, उस टाइम पे हम सिंथेटिक कंज्यूम कर रहे हैं। शरद जी, आपने जैसे हमें पहले भी बताया कि काफ़ी किसानों से आपकी बातचीत रहती है, फीडबैक भी ऑन ग्राउंड यहाँ पर रहता है, तो आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है कि ये प्रॉफिटेबल बन जाए किसान के लिए एज अ कमोडिटी? सिंथेटिक का प्रभाव नहीं रुकेगा, सिंथेटिक तो इसमें प्रचलन हो गए। तो जो है किसान मैडम इससे पलायन कर गया है, और मैडम इस बार तो होना नहीं है, क्योंकि किसान से जो भी फीडबैक इस समय आ रहे हैं वो ये कहता है हमें ये करनी नहीं है, मक्के की तरफ ध्यान जा रहा है उसका टोटल बच्चा सारा किसान उससे परेशान हो गया है। बिल्कुल तब से इसकी वो ये कहता है प्राइस जब तक इंक्रीज नहीं होंगे हम इसको करेंगे नहीं, उसका पड़ता नहीं आ रहा है इसमें मेन दाम में। दूसरा मैडम, हमारे उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5%, जो ओनली उत्तर प्रदेश में, अगर हम लोग यहाँ से अदर स्टेट में माल भेजते हैं वहां हमें मंडी शुल्क नहीं मिलता। वो 1.5% हमारा ये पेपर वर्क है। मंडी शुल्क जो है हमारे लिए ओनली एक पेपर वर्क है मैडम, और कुछ नहीं। प्रतीश जी, क्लियरली जिस तरह की कंसर्न्स हैं यहाँ पर मेंथा को लेके, काफ़ी सारे लेवल्स पे हैं, मंडी से लेकर, किसान से लेकर, इंडस्ट्री, एचएसएन कोड है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है, काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको 1, 2, 3 में करें कि हाँ ये सबसे पहले किया जाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिले, तो फिर आप उसको कैसे कैटेगराइज या प्रायोरिटाइज करेंगे? मैम, मैं इसके उसमें जो कहता चाहता हूँ कि अभी वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जी संसद में जो स्टेटमेंट दी थी कि इसका एचएसएन कोड हमने चेंज कर दिया, इसके जीएसटी के प्राइसों में डिफरेंस हम जल्दी ही करेंगे, जबकि उन्होंने इस जीएसटी काउंसिल में उसका नहीं करा। तो सबसे पहले तो उन्हें इसके प्राइसों में डिफरेंस करना चाहिए। मेंथा को, नेचुरल मेंथा को 5% और सिंथेटिक मेंथॉल को 18 या 28%, हमारी इंडस्ट्री की मांग है उसको 28% करने की, उसको डिफरेंस को सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा, एमआईपी की जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर में हमारी पूरी फाइल प्रोसेस हो चुकी है, जिसमें हमें ट्रेड इंजरी भी पता चल चुकी है, उसके बाद भी वो फाइल आगे क्यों नहीं प्रोसेस हो रही है? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं, जब ट्रेड इंजरी सरकार को अपनी प्रोसेसिंग में पता चल चुकी है, जो उनका अपना कैटेगरीज फार्मूला है उससे पता चल गया है कि ये ट्रेड इंजरी है,
तो उसको क्यों आगे नहीं दिया? एक रिकमेंडेशन लेटर ही कॉमर्शियल मिनिस्ट्री को भेजना है, कॉमर्शियल मिनिस्ट्री उसके बाद इस पे एमआईपी की कार्रवाई कर देगी। और तीसरी बात ये है, जो जीएसटी आरयू के पास जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जो बासु जी ने भी कहा था कि चाइना के माल को सबसे पहले रोका जाए, क्योंकि मैडम एक सरप्राइज बात है कि इंडिया का ऑलरेडी अपना मार्केट ही 20,000 टन का है, जो पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर ही मेंथॉल प्रोडक्ट के इंडिया में ही है। 20,000 टन हम अपनी कंज्यूम करते हैं और 20,000 टन का ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से 40,000 टन के करीब का मार्केट है। तो हम तो सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही बचाने जाएंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री साफ दिख रही है कि भाई डूबती चली जा रही है और उसका सेल्फ मार्केट अपने इंडिया में है, उसको रोकने के लिए प्रोसेसिंग फास्ट, कार्रवाई फास्ट क्यों नहीं हो रही है? और जो फार्मर बेस पे उन्होंने जो बताया है कि क्या कहते हैं, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार 1.5% मंडी शुल्क लेती है, जी ये भी अपने आप में एक हास्यवर्धक है कि पूरे इंडिया में सिर्फ भारत उत्तर प्रदेश में ही इस पे मंडी शुल्क चार्ज होता है। एब्सोल्युटली। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इस पे जीएसटी की दरों में परिवर्तन, सेकंड नंबर पे इस पे एमआईपी, थर्ड नंबर पे क्यूसीओ, और इसके बीच में एक नंबर पे ऊपर अप करता हूँ, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी तो तुरंत ही लगनी चाहिए। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं जो काम इमीडिएटली होने चाहिए अगर इस इंडस्ट्री को हमें सेव करना है। एक बासु जी आपसे एक सवाल, कैटेगराइजेशन इसमें कैसे देखते हैं डिमांड के लिहाज से? क्योंकि एज अ कंज्यूमर अगर मैं मेंथा को यहाँ पर देखूं तो मुझे पता है कि यहाँ फार्मा में और जैसे कहा बाम में है, टूथपेस्ट में है, कैसे देखते हैं कहाँ पर मैक्सिमम यूजेज है? मैम इसका इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूजेज जो है वो ओरल केयर में है, उसके बाद फार्मा में है, उसके बाद बेसिकली आज मेंथॉल का जो यूज है आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में है। जाने अनजाने दिन में कम से कम हम 5 से 6 बार जो है वो मेंथॉल का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा क्रॉप, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, हेल्पफुल क्रॉप आपकी जो है, उसके बाद भी धीरे 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 जैसे रेत हाथ से फिसलता है, हम लोगों की इंडस्ट्री से ये चल जाती जा रही है। इसमें एक मैं आपकी फैक्ट, आपकी जानकारी और देना चाहूंगा। ये जब मेंथॉल जब शुरू हुआ था तो ये एक बार पहले जापान से शुरू हुआ, फिर चाइना गया, चाइना से इंडिया आया, और जिस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं, अगर जल्दी सरकार ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो ये इंडिया से भी चला जाएगा। प्रीतीश जी ने और शरद जी ने थोड़ी सी जानकारी दी थी। मेंथॉल जो है मैम रूट बेस्ड क्रॉप है, और इसकी अगर रूट किसान ने लगानी बंद कर दी तो भविष्य में इसकी रूट मिलना भी हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मेंथॉल ऐसा नहीं है कि आपने इसका बीज डाला और इसका पेड़ आ गया, ये रूट से जो है मेंथॉल की क्रॉप बनती है, और धीरे धीरे किसान का रुख खत्म होता जा रहा है। रूट ही मिलनी बंद हो जाएंगी तो मेंथॉल हिंदुस्तान से पलायन कर जाएगा। जैसे बहुत सी क्रॉप है, अगर मैं कुछ 20 एक साल पहले जाऊं तो नील जो है वो लगभग हर घर में इस्तेमाल होता था, और उसके बाद सिंथेटिक नील आना शुरू हो गया, और इंडिगो ब्लू करके जो कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट आया था, और धीरे धीरे नील शायद ही आपको देखने को मिले। तो उसी प्रकार से अगर मेंथॉल पे भी कहीं ना कहीं सरकार ने हमें सहयोग नहीं किया तो मेंथॉल भी एक कहानी हो जाएगा। ऑलराइट अजय जी, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर, और जिस तरह के नंबर्स हैं और जिस तरह की चिंताएं हैं काफ़ी ऑन द ह्यूज साइड है यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं एज एन इंडस्ट्री? और ऑफ कोर्स क्लियरली हमारे जो ट्रेडर फ्रेटर्निटी है, इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी है, उन्होंने ये ऑलरेडी बताया ही है कि क्या कुछ यहाँ पर इमीडिएटली किए जाने की कोशिश है। इसको हम फॉरवर्ड भी करेंगे, ऑफ कोर्स सीएनबीसी आवाज़ के माध्यम से भी ये बात तो उठाएंगे ही। लेकिन आप ओवरऑल इंडस्ट्री के नंबर्स फिलहाल यहाँ पर कैसा बनता हुआ देखते हैं? और जैसे बासु जी ने डरा ही दिया, ना रिमेंबर वो नील एक बहुत ही पास्ट वाली चीज़ लगती है, अब तो वो सुनने में भी यहाँ पर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल अजय जी, देखिए मेंथा, जैसे हम लोग पाम ऑयल देखते हैं तो पाम ऑयल बोलते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हर प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही मेंथा है। आज एफएमसीजी, फार्मा और टबैको, ये 3 कैटेगराइजेशन नहीं है। अगर एफएमसीजी में जाएंगे तो हर तरीके से सुबह हम जाते हैं बाथरूम तो वहां पे हम शैम्पू देखते हैं, उसमें भी यूज होता है, कोलगेट में यूज होता है, पूरे दिन भर चलता है। तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि ऐसा क्या हुआ है जो प्रोडक्शन हमारा ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है और इंपोर्ट कंटिन्यू बन रहा है। बीच में प्राइस फ्लक्चुएशंस हुए थे, उसकी वजह से काफी कंपनीज का मानना था कि हमको प्राइस स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कंटिन्यू सप्लाई मिल जाएगी। बट देयर आर वेरियस पॉइंट, हम बोल सकते हैं उसको मैनेज करने के तरीके, लेकिन जो फॉल आ रहा है वो काफी है। और ये चीज अगर मैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो आज एमसीएक्स
के अंदर एग्री कमोडिटी में कोई भी एक प्रोडक्ट रहा नहीं है, एक ही एक फ्लैग प्रोडक्ट है जो है मेंथा ऑयल, और उसमें भी हमने वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जिस तरीके से गिरा है, तो एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा था, वॉल्यूम भी अच्छे थे, और अब पूरी तरह से गायब होते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे एक अलार्मिंग है कि फिजिकल साइड भी और डेरिवेटिव साइड भी अगर हम इसको आगे लेके आए, फोकस लेके आए, तो डेफिनेटली सबके लिए विन विन रहेगा। वेल एब्सोल्युटली। तो क्लियरली वो नंबर्स यहाँ पर हमारे समक्ष आते हुए जैसे आपको एक समराइज यहाँ पर कर दें कि 2017 में 2000 के आसपास के प्राइसेस वाली कमोडिटी अब 940 के आसपास रह गई है, 1000 भी ऊपर में नहीं निकाल पाती। प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले 5 सालों में लगातार हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। काफ़ी सारे किसान, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस्ड है, जहाँ पर सिर्फ 30% जैसी कैपेसिटी में फिलहाल कारोबार है, और काफ़ी क्लियर कट यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं या आस्क्स हैं एज ऑफ नाउ सरकार की तरफ से, चाहे वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के ऊपर है, जीएसटी है, क्यूसीपी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकती हैं। और डिमांड यही है इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को कि यहाँ पर ये चेंजेस किए जाएं। बजट में इसका एक ऐलान और एक मेंशन ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि एक फॉलोअप एक्शन यहाँ पर हो और इंडस्ट्री को यहाँ पर सेव किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर बनने के लिए, एक इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर हम रोज़ दिन में कई बार इसे कंज्यूम करते हैं, पर यह अचंबा है कि वो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर ठीक नहीं कर पाए हैं। आशा है इसके ऊपर नज़र रहेगी। अजय जी आपका, प्रतीश जी आपका, बासु जी, शरद जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इस इंडस्ट्री के बारे में हमें अवगत कराने के लिए, जानकारी भी देने के लिए। कल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए लेकिन CNBC आवाज़ के संग।